हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आर्टिकल का क्लास नंबर फर्स्ट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम सब अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक डिस्कस करेंगे। डेली हम सब लगभग 10 आर्टिकल देखेंगे और अगले 30 दिनों में यानी पूरे मई महीने में हम सब सारा आर्टिकल कवर कर लेंगे, सारा आर्टिकल पढ़ लेंगे। देखिए आर्टिकल तो बहुत ज्यादा है, 395 तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही था, उसके बाद संशोधित करके 465 तक ले गया है। तो 465 तो आपको नहीं पढ़ना है, मुश्किल से 300 से 320 के आसपास तक पढ़ना है, तो जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछता है, तो उसी से रिलेटेड हम सब सारा आर्टिकल कवर करेंगे। इस वीडियो की खास बात यह रहेगी कि सिर्फ आपको इसमें वन लाइनर नहीं समझाया जाएगा कि अनुच्छेद 1 जैसे देखिए अनुच्छेद 1 इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, इतना तक ही लिमिट नहीं रहेगा। इसमें जितने भी क्लाउजेज होते हैं वो सारा हम सब देखेंगे जहां से आपका एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज से ये भी शुरू होगा और पूरे मई महीने में हम सब सारा आर्टिकल कवर करेंगे, इसलिए अच्छे ढंग से आप सब पढ़िए और चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अनुच्छेद 1 से शुरुआत करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यानी राज्यों का संघ का मतलब क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे तीसरा लाइन पहले समझते हैं। राज्यों का संघ का मतलब यह होता है कि राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा और राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो कंट्री से अलग हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा ने भारत और इंडिया दोनों नाम को स्वीकार किया। अभी हाल ही में इंडिया और भारत पे बहुत ज्यादा बहस छिड़ा था, आप सबको पता है। तो इसमें क्या कहा गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया जो कि भारत है, तो भारत और इंडिया सेम ही बात हो गया। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणी में बांटा गया है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि सिर्फ अनुच्छेद 1 में यही पढ़ लेते कि अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ, तो कितना आसान हो जाता आर्टिकल। ठीक है, एक लाइन में हम सब हो गया, याद कर लिए। लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान लगा के सारा क्लाउजेस देखना है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार क्या करेगी, द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्यों का क्षेत्र हो गया, संघ क्षेत्र हो गया, और कोई भी टेरिटरी जो हम सब बाद में अधिग्रहित करेंगे उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। चलिए और देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या है। अनुच्छेद 1 और क्या कहता है, देखिए संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। आपको पता है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है। राज्य सरकार भी अपनी शक्ति पुलिस के माध्यम से रखती है और भी बहुत सारे तरीके से, और केंद्र सरकार भी रखती है। दोनों के बीच बंटवारा है, हिस्सेदारी भी है, इवन बजट को लेकर भी हिस्सेदारी है। ठीक है, दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र और केंद्र द्वारा अधिकृत क्षेत्र में यानी जो यूनियन टेरिटरी है उस पे सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक संप्रभु राज्य होने के नाते, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। यानी फ्यूचर में जैसे ही हम सब पीओके की ओर बढ़ेंगे, पीओके को अपने टेरिटरी में शामिल करेंगे, तो ये संवैधानिक अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 1 देता है कि आप विदेशी क्षेत्र को भी अधिग्रहण कर सकते हैं। भारत ने संविधान लागू होने के कुछ विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण किया, जैसे दादर और नागर हवेली, दमन एवं द्वीप, पुडुचेरी एवं सिक्किम और गोवा। गोवा को तो सबसे आखिरी में अधिग्रहित किया गया था 1961 में, तो ये याद रखेंगे। जबकि आजादी हम सबको 1947 में मिला, यानी 1947 से 1961 के बीच अगर आप जोड़े तो कितना हो जाएगा, 11 और 3 14 वर्ष के बाद हम सबको गोवा मिला था। तो ये था अनुच्छेद 1। चलिए बढ़ते हैं अनुच्छेद 2 के। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है, यानी ये संसद को अधिकार देता है कि वो नए राज्य के प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है, क्या क्या, तो नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे जो पहले से अस्तित्व में है। दूसरा, नए राज्य का गठन करने की शक्ति, यानी नए राज्य जो अस्तित्व में नहीं है उस राज्य के गठन को लेकर है। जैसे कि मैं पीओके का एग्जांपल ले रहा था, तो पीओके तो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी पाकिस्तान कब्जा करके रखा है। जब हम सब पीओके को कब्जाएंगे तो वो क्या, वो अस्तित्व में अभी तो नहीं है, भारत के संविधान के अनुसार वो कोई तो राज्य नहीं है अभी हम सबका, लेकिन भविष्य में हम क्या करेंगे, उस राज्य का गठन करेंगे। तो ये कौन अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 2 अधिकार देता है संसद को, लोकसभा और राज्यसभा को। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अनुच्छेद 2 कहता है यही, संसद विधि द्वारा जो ठीक समझे संघ में नए राज्य के प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। 2 क्लाउज इसमें भी हम सब देखे। तो अनुच्छेद 2 में हम सब देखे कि संसद क्या करेगा, नियम बनाएगा और नए राज्य का प्रवेश
कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बार यूज हुआ है इसलिए इंटरेस्टिंग है। नए राज्य का निर्माण यानी संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा निम्न कार्य कर सकता है। ये 4 कार्य देखिए, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। दूसरा है किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है या राज्य क्षेत्र को घटा सकती है। तीसरा है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाऊं आपको तो सोचिए बंगाल के साथ कौन कौन था, बिहार था, झारखंड था और उड़ीसा था। ठीक है, उसके बाद उस टाइम तो कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था, फिर भी उड़ीसा को 1936 में अलग कर दिया। ठीक है, 1912 में बंगाल बना, 1936 में उड़ीसा। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो यही आर्टिकल 3 ही यूज हुआ होगा, जो कि झारखंड को बिहार से अलग किया गया, नाम परिवर्तित किया गया। तो बिहार का राज्य क्षेत्र घटा कि नहीं घटा? पहले बिहार और झारखंड एक था, अब झारखंड को अलग कर दिया तो बिहार का राज्य क्षेत्र घट गया। अब राज्य के अगर नाम की परिवर्तन करें तो केरल अब अपने नाम में परिवर्तन करवाना चाह रहा है, तो केरलम करना चाह रहा है, जो कि मलयालम लैंग्वेज है। तो वो किस आर्टिकल के तहत होगा? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। लेकिन अनुच्छेद 3 में 2 शर्त भी है, वो इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। चलिए, अनुच्छेद 3 में 2 क्लाउज हैं, 2 शर्त है। कौन कौन सा है समझते हैं हम सब। पहला, कोई भी परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही संसद में रखा जा सकता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति जी सिफारिश करेंगे तभी वो संसद के पटल पे आएगा। संस्तुति से पूर्व यानी वो विधेयक पारित करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी इसे स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल जिस राज्य का टेरिटरी इधर उधर होगा वहां पे मत जानने के लिए भेजता है और इसे राष्ट्रपति जी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनः निर्धारण कर सकती है, यानी यहाँ राज्य के स्थिति की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं बिहार बहुत बड़ा था। ठीक है, बिहार के साथ झारखंड था तो दोनों बड़ा था, लेकिन अब झारखंड को हम सब अलग कर दिए तो यहाँ पे क्या बिहार राज्य के अस्तित्व का कोई गारंटी है? नहीं है। इसलिए भारत को क्या बोला जाता है? भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। भारत को क्या बोला जाता है? विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। यानी यहाँ पे राज्य का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो कंट्री से बाहर चले जाए। ठीक है, अलग कंट्री बना ले, ये राज्य को अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है कि वो राज्य की सीमा का निर्धारण कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तित कर सकती है, इसके अलावा उसकी सीमा का निर्धारण कर सकती है। ठीक है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये सारा अधिकार संविधान देता है केंद्र सरकार को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। आई होप कि आप पहला शर्त समझ गए होंगे। दूसरा समझते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं का निर्धारण या क्षेत्रों का निर्धारण, नाम में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 क्या कहता है? संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति है और उसके लिए प्रक्रिया दिया गया है, तो विशेष प्रक्रिया दिया गया है संशोधन करने के लिए, तो उसके अनुसार इसको परिवर्तन नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे आप एक सामान्य बहुमत और साधारण विधि प्रक्रिया के जरिए पारित कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल 2/3 बहुमत से या साधारण बहुमत से आप क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं इस वाले बिल को, अगर आपको राज्य में सीमा का निर्धारण करना है, नाम में परिवर्तन करना है, etc। चलिए बढ़ते हैं अनुच्छेद 4 की ओर, तब हम सबका संघ एवं इसका क्षेत्र खत्म हो जाएगा। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, फिर हम सब पढ़ेंगे नागरिकता। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 4। इसके अनुसार नए राज्य के निर्माण या नए राज्यों के प्रवेश या गठन या सीमाओं का निर्धारण, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं माना जाएगा, जो कि हम सब आर्टिकल 3 में ही पढ़ लिए। यहाँ इस तरह के कानून एक समान बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, तो इसमें विशेष उपबंध की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल बिल को पारित कर सकते हैं। साधारण बहुमत के जरिए भी इसे पारित किया जा सकता है। चलिए अब ये तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक हम सब देख लिए। इसमें हम सब पढ़े संघ एवं इसका क्षेत्र। अब हम सब आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक पढ़ेंगे, जिसमें हम सब पढ़ेंगे कि भारत के नागरिक आप किस टाइप से बन सकते हैं, यानी वो नागरिकता के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं हम सब एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि नागरिकता भाग 2 में आता है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 5, निम्न व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए अगर इस 3 में से कोई भी एक शर्त को अगर वो व्यक्ति पूरा करता होगा तो वो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बन गया। कैसे? तो पहला नंबर समझिए,
वह व्यक्ति जो भारत के राज क्षेत्र में अधिवासित था यानी रह रहा था और जो भारत के राज क्षेत्र में जन्मा था, यहाँ आदिवासी नहीं होगा, अधिवासित, ठीक है, मतलब रह रहा था, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए रह रहा था। वह व्यक्ति जो भारत के राज क्षेत्र में रह रहा था और वह भारत के राज क्षेत्र में जन्मा था, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। दूसरा देखिए, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज क्षेत्र में जन्मा हो, कब, 26 जनवरी 1950 को, तो वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तीसरा, जो भारत के संविधान के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो, ठीक है, यानी हम सबका जो संविधान बन के तैयार हुआ है 1950, तो 1945 से जो 1950 के बीच अगर भारत के राज क्षेत्र में रह रहा होगा कम से कम 5 वर्ष तक, तो वह भारत का निवासी होगा। अगर ये 3 शर्त पूरा करता है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा आर्टिकल 5 कहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन कौन बन गए, तो वह व्यक्ति जो भारत के राज क्षेत्र में रह रहा था और जो भारत के राज क्षेत्र में जन्मा था, ठीक है, कब, तो 26 जनवरी 1950 को। दूसरा नंबर, जिसके माता या पिता कोई भारत के राज क्षेत्र में जन्मा हो, माता या पिता दोनों में से कोई एक। तीसरा, जो भारत के संविधान के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में मामूली तौर पर रह रहा हो, यानी 1945 से लेकर के 1950 के बीच में अगर वो रह रहा होगा तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल 6 की ओर। अनुच्छेद 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझते हैं। अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएगा निम्न स्थितियों में, ठीक है। कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत उस टाइम आया होगा तो वह भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। पहला नंबर देखिए, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया और तब से भारत के राज क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा। कब से, तो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वह भारत में आके बस गया हो और तब से रह ही रहा हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा, यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया और 6 माह से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा है, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद वो 6 महीना से रह रहा है और वो समक्ष अधिकारी द्वारा, यानी वहां पे जो अधिकारी है जो नागरिकता से रिलेटेड काम करते हैं वहां पे रजिस्ट्रीकृत कर लिया हो तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। यानी जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया हो और 6 महीने से अधिक समय तक रह रहा हो और वहां पे वो रजिस्टर्ड करा ले अपना नाम, तो वह भारत का नागरिक बन जाएगा। तीसरा, यदि वह या उसके माता पिता में से कोई, यानी माता या पिता में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो, ठीक है, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अगर कोई माता या पिता में से कोई भी या दोनों, ठीक है, भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। इवन वो पाकिस्तान से आया हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान से आया है लेकिन वो भारत में जन्मा है, माता या पिता में से कोई एक, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो अनुच्छेद 6 में ये है, डेट जरूर आप याद रखेंगे, ये आता है एग्जाम में। चलिए अनुच्छेद 7 भी इंटरेस्टिंग है, समझते हैं। तो इस वाले आर्टिकल में पाकिस्तान से भारत आया था, इसका स्थिति हम सब देखें। अनुच्छेद 7 देखिए, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान के लिए चला गया, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज है, समझिएगा। कब से, तो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान के लिए चला गया, लेकिन वह फिर से भारत में लौट आया, ठीक है, गया और कुछ दिन रहा और फिर भारत में लौट आया, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन उसको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, तो भारत का नागरिक बनने के लिए उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा, यानी रजिस्टर्ड करने के बाद वो 6 महीना तक अगर भारत में रहेगा तो वो भारत का नागरिक बनेगा। लेकिन एक और पॉइंट आप सब समझिए, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया और वो वापस आया ही नहीं तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो दोनों बात है, अगर वो पाकिस्तान चले गया और फिर वापस आ गया और रजिस्टर करा लिया रजिस्ट्रार्ट ऑफिस में जाकर के, तो 6 महीना तक भारत में रहा, तब वह भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन वो पाकिस्तान गया और वापस नहीं आया तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, अनुच्छेद 7 कहता है। वन लाइनर आर्टिकल याद करने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, इसलिए डिटेल में पढ़ें और अच्छे ढंग से पढ़ें, बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। अनुच्छेद 8 समझते हैं। एक व्यक्ति जिसके माता या पिता या दादा या दादी अविभाजित, यानी जब भारत और पाकिस्तान एक रहा, भारत में पैदा हुआ हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, ठीक है, तो फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। मतलब पहले आप समझे, पाकिस्तान और भारत एक है, ठीक है, और इसमें किसी भी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ हो, ठीक है। एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित, मतलब हो गया जब भारत पाकिस्तान एक है, भारत में पैदा हुआ लेकिन ये भारत पाकिस्तान का जो एरिया है पूरा वो छोड़ के किसी अलग कंट्री में बस गया, मान लेते हैं यूएसए में चले गया, अमेरिका में, तो वह भारत के बाहर रहने लगा, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है।
यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में वही पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से या पारदर्शी या प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, यानी अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा लेगा तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसको रहना पड़ेगा, ठीक है, भारत में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मतलब अगले अनुच्छेद की ओर। अनुच्छेद 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें अक्षय कुमार का आपको पिक भी देखने को मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति भारत के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं अक्षय कुमार जी का नाम लिया हूं। देखिए, अक्षय कुमार के पास पहले कनाडा का नागरिकता था, इन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाता था, लेकिन वर्तमान में भारत द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। अब अक्षय कुमार भारत के प्रॉपर नागरिक बन गए हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण लेटेस्ट था, इसलिए मैं आपको समझा दिया। तो अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अगर आप भारत के अलावा किसी दूसरे कंट्री का भी नागरिकता लेकर के रखे हैं तो आप वही उसी कंट्री के नागरिक माने जाएंगे, भारत के नागरिक आप नहीं माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 10 नंबर। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक या समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। ठीक है, मतलब संसद नागरिकता के लिए कोई विधि बनाता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा जो है नागरिकता कानून भी लाया गया था, जैसे सबसे पहले तो 1955 में लाया गया था। ठीक है, अभी 2015 में भी लाया गया था सिटीजनशिप एक्ट, आपको पता है। 1960 में लाया गया था, 1957 में, 1985 में, 86 में, 1992 में, 2003, 2005 और लेटेस्ट है 2015 वाला। ठीक है, तो आप नागरिकता के लिए कानून बना सकते हैं, वो भारत का नागरिक माना जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 10 कहता है। चलिए आखिरी देखते हैं अनुच्छेद 11, फिर हम सब नागरिकता को खत्म कर लेंगे और फिर अगले वीडियो में देखेंगे आगे। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, आइए समझते हैं। संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकता है, नियम बना सकता है। ठीक है, तो मेनली आप भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता हम सब पढ़े, इसमें सारा इंटरेस्टिंग था इसलिए मैं सारा कवर कर लिया अनुच्छेद 11 तक। ठीक है, 10 और 11 उतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन अनुच्छेद 5 हो गया, अनुच्छेद 3 हो गया, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, 4, ठीक है, इधर हो गया आपका 6, 7, 8, ठीक है, 9, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे। ये सीरीज अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम सब देखेंगे भाग 3 में जो भी होता है वो देखेंगे हम सब, आर्टिकल 12 से लेकर के 20 तक। ठीक है, थैंक यू सो मच। पूरा मई महीने में हम सब सारा आर्टिकल खत्म कर लेंगे, ये मैं अच्छे ढंग से आपको बता रहा हूं। थैंक यू।